आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस अंक के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं रह सकता, और यदि वो स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ मनोदशा के साथ नहीं रह पाएगा। स्वस्थ मनोदशा से ही स्वस्थ चरित्र का विकास होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वच्छता के साथ दूसरों की स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं है तो ऐसी स्वच्छता बेमानी है। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। जी हां श्रोताओं, कोरोना के इस युग में महात्मा गांधी के ये विचार बहुत ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे हम स्वस्थ नहीं रह सकते, और हमें अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप खुद जागरूक रहकर दूसरों को भी जागरूक करिए। इस तरह एक जागरूक समाज कोरोना के विरुद्ध ढाल बनकर खड़ा हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती। डॉक्टर घनश्याम, आपका आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर घनश्याम, जैसा कि कोरोना की अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 79,000 लोगों के ठीक होने के बाद अब तक इस बीमारी से ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 53 लाख से अधिक हो गई है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो वो भी 83% से ज्यादा हो गया है, और स्वस्थ हुए रोगियों और इलाज करा रहे रोगियों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 81,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमित मामलों की संख्या 63 लाख से ज्यादा हो गई है। डॉक्टर घनश्याम, क्या कारण है जहां एक ओर तेजी से लोग ठीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नए मामले भी काफी संख्या में सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने बहुत ही पॉजिटिव लुक दिया है इस कोरोना वायरस का, जो कि हमें उसी तरह रखना है कि हम बहुत जो रिकवरी रेट है वो बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। हमारे जितने भी इन्फेक्शन जितने बढ़ रहे हैं उससे ऑलमोस्ट 80% 70% लोग रिकवर भी हो रहे हैं। हमारी मोर्टेलिटी रेट या जो मृत्यु दर है वो भी बाकी अच्छे विकसित देशों से भी बेटर है। हमारे यहाँ 2% से भी कम मोर्टेलिटी है ओवरऑल इंडिया में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप देखें, हमारी जनसंख्या लगभग 138 करोड़ की जनसंख्या है जी। तो ऑब्वियस है, अगर ये इन्फेक्शन बहुत कंटेजियस है तो ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। आज जैसे आपने बताया कि भारत में लगभग 63 से 64 लाख पॉजिटिव व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से कि 80% लोग रिकवर हो चुके हैं। क्योंकि हम 138 करोड़ है, जबकि अमेरिका इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। उनके यहाँ लगभग 75 लाख लोग अभी पॉजिटिव पाए गए हैं जी। बट उनकी जनसंख्या सिर्फ 33 से 38 करोड़ है, हमारी 100 करोड़ उनसे ज्यादा है। तो मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा कि जब ये अक्टूबर का महीना फिनिश हो जाएगा तो हम नंबर 1 में आ जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है जी। बट उस नंबर 1 में पॉजिटिव ये है कि हमारे लगभग 80% लोग रिकवर हो चुके होंगे। सिर्फ 15-20 लाख लोग ही होंगे जो कि कुछ एक्टिव होंगे या कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो हमें बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और नंबर को बिल्कुल कवर करना है, टेस्टिंग से कवर करना है। हमें हैंड हाइजीन और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पूरा ख्याल रखना है। बट हमें नंबर ऑफ केसेस से बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि हमें अपने आप को बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबको डेवलप करके इससे कोरोना से लड़ के जीतना है।
बिल्कुल डॉक्टर घनश्याम भैया, आपने टेस्टिंग की बात करी तो पिछले 24 घंटों में लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई है और ये संख्या हम देखते हैं कि अब तकरीबन कभी 12 लाख और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जांच चल रही है और भारत लगभग 7 करोड़ 70 लाख नमूनों की जांच के साथ दुनिया के उन देशों में से एक बना हुआ है जहां दैनिक आधार पर कोविड की सबसे अधिक जांच की जाती है। तो क्या जो टेस्टिंग हमने इतनी संख्या में बढ़ाई है, इसकी वजह से जो संक्रमित लोग हैं उनकी ज़्यादा पहचान हो रही है? बिल्कुल, आप सिद्धार्थ जी, जैसे आपने कहा कि हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है। हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमने जैसे अब 12 लाख 13 लाख केसेज एक दिन में कर सकते हैं, बट और अच्छा रहेगा कि हम इसको और बढ़ाएं 15 से 20 लाख। मैं इस बात पे बिल्कुल भी वो नहीं रखता कि हम अभी से 20 लाख टेस्ट कर दें और बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके दुनिया को दिखाएं, बट ऐसा नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारी कैपेसिटी 20 लाख 25 लाख टेस्ट की हो और हमें टेस्ट उन लोगों के करने हैं जिनको सिम्टम्स है। अगर आपको सिम्टम्स है, हम ये नहीं चाहते कि किसी को सांस फूल रही है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी के घर में काफी लोग एक साथ बीमार हो गए हैं और हम चाहे वो पेरिफेरी में हो, चाहे वो भीड़ वाली जगह या स्लम्स में है, ऐसी जगह पर अगर टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो वो बहुत दुख की बात है। हमें अपनी कैपेसिटी ऐसी बढ़ानी है कि जिसको भी टेस्ट की जरूरत है हम उसको प्रोवाइड कर सके, उसके घर में प्रोवाइड कर सके या उसके नजदीकी प्रोवाइड कर सके। और कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि किसी को परेशानी ना हो और उसको हॉस्पिटल में बेड भी मिल पाए अगर उसको जरूरत है, अदरवाइज उसको घर में आइसोलेट करने की सुविधा प्राप्त हो। अगर हम इस कैपेसिटी को बढ़ा ले वो बहुत ही अच्छा रहेगा और धीरे धीरे भारत सरकार पूरी जोर लगा रही है कि हम अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं और बड़ा ही अच्छा है कि हर दिन जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ रही है, हम लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी है कि हम पूरी की पूरी जनसंख्या 130 करोड़ को कवर कर लेंगे, तो वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। गवर्नमेंट इज टोटली डिसाइडेड टू कवर एवरीथिंग। डॉक्टर घनश्याम, बात करते हैं सीरो सर्वे की। अभी देश के कई हिस्सों में सीरो सर्वे किए गए और पिछले दिनों जो दिल्ली में तीसरे चरण के सीरो सर्वे किए गए, तो इसमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि पहले चरण में अगर हम देखें तो 22% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज मिली थी, दूसरे में 29 और तीसरे में ये घटकर 25% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं। और आज भी महाराष्ट्र सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है, बृहन मुंबई की, वहाँ भी जो सैंपल्स हैं उसमें एंटीबॉडीज 12% तक घट गई हैं। तो इसको आप किस तरह का साइन मानते हैं और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा संकेत है? सिद्धार्थ जी, मैं कहूंगा कि कोरोना वायरस बहुत ही हमें साइंटिफिकली अभी हम उसको पूरी तरह से स्टडी नहीं कर पाए हैं। हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबल है कोरोना वायरस के, जैसे हम डिटेक्शन के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं या रैपिड एंटीजन करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं कि उस पर्सन को कभी उस कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है। अब हम उसका देखना चाहते हैं कि उस टेस्ट से मतलब उस इन्फेक्शन से, चाहे सिम्टोमेटिक हो एसिम्टोमेटिक हो, कितने लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस तरह का सीरो सर्वे हुआ है। बट ऐसा भी देखा जा रहा है, काफी स्टडीज आई हैं विदेशों से और यूरोपियन कंट्रीज से, जिनमें देखा गया कि कुछ समय के बाद कुछ लोगों में ये एंटीबॉडीज कम हो जाती है। कुछ जगहों पे ऐसी स्टडीज भी आई है कि जिसको अगर एक बार कोरोना वायरस हुआ तो 90% लोगों को कम से कम 4 महीने तक एंटीबॉडीज पॉजिटिव रहती है, जबकि कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि ये एंटीबॉडीज 4 महीने के बाद से 6 महीने के बाद कम हो जाती है। क्योंकि अभी ये कोरोना वायरस जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, अभी 8 से 9 महीने ही हुए हैं। हमें नहीं पता कि एंटीबॉडीज कितने लंबे समय तक रहती है। ये एंटीबॉडीज रियली आपको इन्फेक्शन से बचाती भी है या नहीं बचाती है, इस सबको अभी टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन जो हमारी जो दिल्ली का सर्वे है वो रियली में थोड़ा सा चेंज है कि पहले हमारे पास 28 से 29% सीरो सर्वे में पॉजिटिविटी आई थी, जो कि घट के 25 हो गई है। कारण 2-3 हो सकते हैं। एक है कि एंटीबॉडीज रियली में कम हो गई है, तो इसकी वजह से 25% आई है। ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट, क्योंकि सीरो सर्वे में ऐसा होता है कि हम एक सैंपल साइज लेते हैं, हम पूरे के पूरे दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, हम पूरे के पूरे टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बार जैसे कि लगभग 28 से 29 हजार टेस्ट हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि पिछली बार जो टेस्ट हुए थे और इस बार जो टेस्ट हुए वो एरिया सेम ना हो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज आ सकता है। बट हमें फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा साइंटिफिकली देखा जा रहा है कि सिर्फ एंटीबॉडीज ही नहीं बचाती है कोरोना वायरस से। अगर आपके पास एंटीबॉडी कम भी हो गई है, जब दोबारा कोरोना वायरस का कभी अटैक होता है तो एंटीबॉडीज रैपिडली बढ़ जाती है, क्योंकि इन जो ह्यूमन इम्यून सेल्स हैं
उनमें मेमोरीज भी होती है, वो याद कर लेते हैं कि हमें कभी इस इन्फेक्शन से हमें लड़ना पड़ा था, तो उस समय वो रैपिडली बढ़ सकती है। और एक टी सेल भी होते हैं जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, वो भी जो इन्फेक्शन होता है उन सबको मेमोराइज कर लेते हैं, और जब शरीर को जरूरत पड़ेगी तो वो आपको जरूर आपको सहायता करेंगे इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो 25% मतलब लगभग आप सोचे कि एवरी 4th पर्सन हैज एंटीबॉडी, जो कि बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है मेरा। जी, और इस बीच बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जिंद का, जहां से नफी सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो नफी सिंह जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम जी नमस्कार। नमस्कार नफी सिंह जी, बताइए। जी सर जी, जिस प्रकार अपने छतरी छाता होता है नहीं है, हाँ, तो इसका जी मोस्टली कपड़ा काले कलर का होता है जी। तो उसी प्रकार मैं देखता हूँ जो चेहरे पर मास्क होते हैं मार्केट में मिलते हैं, तो हरे व काले रंग के मिलते हैं, क्या इन रंगों का कोई विशेष महत्व है? जी, मास्क तो अलग अलग रंग के मिल रहे हैं बाजार में, लेकिन अगर काले रंग का कोई विशेष महत्व है डॉक्टर घनश्याम तो जरूर बताइए। मैं कहूंगा काले और रंग से कोई महत्व नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप काले रंग का मास्क न ले तो बेटर रहेगा। इसका कारण यह है कि काले रंग में गंदगी नहीं दिखती है, और जब ये गीले हो जाते हैं तभी पता नहीं चलेगा। हमारी क्लियर कट हिदायत है, डॉक्टरी हिदायत है कि गीले मास्क को न पहने, अगर गीला हो गया तो उसको चेंज कर ले, और एक बार मास्क पहन लिया है, कपड़े का मास्क आप रिपीटेड पहन सकते हैं। गीला हो जाए, गंदा हो जाए तो उसको वॉश करना है, तो आपके पास कम से कम 3-4 सेट ऑफ मास्क होने चाहिए। और काले रंग में गंदगी नहीं दिखती है तो आप शायद उसे बार बार पहनेंगे, बार बार यूज करेंगे। तो अगर काले रंग का है तो जल्दी चेंज करना पड़ेगा, और सफेद है तो आपको दूर से दिख जाएगा कि ये गंदा है। तो मेरे हिसाब से उससे कोई लेना देना नहीं है। वायरस काले रंग से डर के भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरी हिदायत है कि काले रंग को कम अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। जी, और डॉक्टर घनश्याम जैसे इस समय ह्यूमिड मौसम है, थोड़ा पसीना काफी आ रहा है, तो अगर पसीने की बूंदें अगर जाती हैं मास्क के अंदर तो क्या उससे भी कुछ इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल उपयुक्त है। ऑल्दो अब धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में तो सर्दी धीरे धीरे घर कर रही है, बट अगर मास्क गीला है, मैं कह रहा हूँ अगर मास्क गीला है तो उसकी जो बचाव की शक्ति है वो कम हो जाती है, क्योंकि गीले से वायरस एंटर कर सकता है बाहर से, और गीले से धूल मिट्टी भी ज्यादा उसको पकड़ेगी। तो मेरा हिदायत रहेगी, अगर मास्क गीला है, हम अस्पतालों में N95 मास्क पहनते हैं या ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं, तो हम जब भी वो मास्क गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो हम चेंज कर देते हैं। तो कपड़े वाले मास्क में क्योंकि एक ही लेयर होती है, मेरी हिदायत रहेगी कि आप उसे गीला होते ही, चाहे पसीने से हो, चाहे आपके बोलने से या थूक से हो जाए या पानी लग जाए, आप गीले मास्क को तुरंत चेंज कर दें। जी, और डॉक्टर घनश्याम अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी का, जहां से हमारे साथ शंभू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शंभू जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार शंभू जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। नमस्कार शंभू जी, बताइए। हाँ जी, भारत में जी जितना भी कोरोना टेस्ट हो रहे हैं जी सर जी, तो क्या उनको जी मैंने कुछ मार्केट में आना जाना है, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता थी? जी डॉक्टर साहब, इस समय जैसे हम देख रहे हैं कि अनलॉक 5 भी हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों में हमें छूट मिली है, और उसके बाद मार्केट में भीड़ भाड़ भी बढ़ना शुरू हो गई है, और कई जगह हम देख रहे हैं कि जैसे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग संस्थान या स्विमिंग पूल, बहुत सारी एक्टिविटीज़ नई शुरू हो रही है। तो ऐसे में किस तरह से अपना बचाव करें हम? बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि लॉकडाउन 5 अनलॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है, अब सिनेमा हॉल ये सब खुल जाएंगे। मेरी तरफ से तो अब हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी, हमें वही सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, कफिंग एटिकेट, और हमें सारे एहतियात लेने हैं, इंस्पाइट ऑफ कि हमें बाहर जाके काम भी करना है। तो वो सारे देखते हुए हमें अब ज्यादा सतर्क रहना है। कोरोना वायरस गया नहीं है, सारे सर्वे जितने भी टेस्ट हुए हैं इससे ये पता चलता है कि अभी भी 1/4 लोगों को ही एंटीबॉडीज बनी है, वो भी दिल्ली में, जो कि इस समय काफी इन्फेक्शन ओवरऑल इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो अगर आप वाराणसी की बात करेंगे या किसी छोटे शहर की बात करेंगे तो वहां मेरे ख्याल से 10-15% से ज्यादा लोगों को अभी कोरोना हुआ नहीं है। अब वो प्रोन है, उनको चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप खुले में ऐसे न घूमें। ये सारी हिदायतें बिल्कुल उसको पूरा ख्याल रखें, और अगर जरूरी है तभी बाहर जाएं, बट जाएं तो प्रिकॉशन के साथ। जी,
और डॉक्टर घनश्याम, एक श्रोता हमसे सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, फिर वो रिकवर हो जाता है, तो क्या उसके बाद भी उसको कोरोना होने के दोबारा चांसेस होते हैं? बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। इस पे काफी स्टडीज अभी चल रही है। मैं कहूंगा कि जो सभी लोग हैं अभी इस पे ज्यादा टेंशन न लें जी। बहुत कम केसेस हैं। मैं कहूंगा इंडिया में करीबन 5-6 केसेस डॉक्यूमेंटेड है जिनको कि देखा गया है कि 1 महीने पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे और अभी फिर से कोरोना पॉजिटिव की एक रिपोर्ट है। तो उसमें बहुत ही साइंटिफिकली कहना बड़ा मुश्किल है कि ये नया कोरोना वायरस है या पिछला वाला भी ठीक नहीं हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के टेस्ट लगभग 60 दिन तक पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो वायरस अंदर ही मर चुका है और उस टेस्ट में, क्योंकि हम मरे वाले वायरस और जिंदे वाले वायरस दोनों को पिक एक साथ करते हैं आरटीपीसीआर पे। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो जिंदे वायरस है या मरे हुए वायरस है या पिछला वाला वायरस है या नया वायरस है। इसलिए अभी हमारी पूरी यही सजेशन रहेगा कि इवन अगर किसी को कोरोना हो चुका है, वो ठीक हो चुका है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड केस था या सीवियर था, आप फिर भी सारी की सारी जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। आपको मास्क फिर भी पहनना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कोरोना हो चुका है अब आपको नहीं होगा और आप मास्क न पहने, आप खुला घूमें। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, लॉज है। अगर आप बिना मास्क के घूमेंगे तो पुलिस आपको पकड़ सकती है, आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है और वो जरूरी भी है क्योंकि री इन्फेक्शन के रेट अभी कुछ प्रूवन नहीं है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि 65 लाख केसेस इंडिया में हो चुके हैं और हम कह रहे हैं कि 5-6 री इन्फेक्शन के केसेस हैं। तो 5-6 को लेंगे तो लेस देन 1%। तो आई विल से डोंट वरी, बिल्कुल चिंता ना करें, बट प्रिकॉशन पूरे लें जब तक कि हमारे पास क्लियर कट गाइडलाइन में आ जाए कि अब कोरोना के चांसेस नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर घनश्याम बता रहे हैं कि हमको अपनी जो सावधानी है उसे पूरी रखनी है। हम काम पर जा सकते हैं, हमारी जो दिनचर्या है उसे हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, वो है बचाव है, सावधानी है। और जो भी सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं, आपको मास्क पहनना है, खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो आप तक खुद तक सीमित नहीं रहती बल्कि आपसे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। और इस बीच अब हम रुक करते हैं गुजरात में अहमदाबाद का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो प्रवीण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रवीण जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर नमस्कार। घनश्याम साहब को नमस्कार। और नमस्कार प्रवीण जी, नमस्कार सर। मेरा सवाल ये था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के बाद फेफड़े में छेद हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो उसकी रिकवरी है या नहीं है? और दूसरा सवाल ये था कि कोरोना मेरे बच्ची और मेरे दामाद दोनों को हो गया था, तो उनमें बहुत अशक्ति आ गई है, तो उसके लिए उनको क्या फॉलोअप करना चाहिए या कौन सी दवाएं लेनी चाहिए प्लीज? जी डॉक्टर घनश्याम, अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें तरह तरह के कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, नींद ना आना, भूख ना लगना, इस तरह की कुछ परेशानी हो जाती है। और साथ में इन्होंने ये भी पूछा है कि कई बार हम कुछ एंटीवायरल्स देते हैं तो क्या उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? सिद्धार्थ जी, ये रेमडेसिविर नाम से एक ये एंटीवायरल है जो कि अप्रूव है, FDA अप्रूव है यूएस में, यूरोप में एज वेल एज इंडिया में। तो जिस तरह से हमारे दर्शक जी ने सवाल पूछा कि फेफड़े में छेद हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। रेमडेसिविर से फेफड़े में कोई छेद नहीं होता। रेमडेसिविर सिर्फ वायरस पे एक्ट करता है, कोविड वायरस पे भी एक्ट करता है। तो इनिशियल स्टेजेस में हम लोग रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वायरस का जो लोड है वो थोड़ा कम हो जाए और वायरस से जो रिस्पांस आ रहा है या एंटीबॉडी रिस्पांस है या वायरस से जो डैमेज हो रहा है वो कम हो जाए। तो बिल्कुल भी लंग में छेद होना या कैविटी होना बिल्कुल भी उपयुक्त वर्ड नहीं रहेगा। पोस्ट कोविड ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों में, सब में नहीं, आपने अपने दामाद की बात की तो मेरे ख्याल से वो काफी यंग ही होंगे, तो ऐसा कुछ लोगों में देखा गया कि पोस्ट कोविड, क्योंकि एक वायरस इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है या कोई भी कोल्ड वाला इन्फेक्शन वायरस होता है, तो उसके बाद कुछ लोगों में शरीर में जैसे मसल्स में दर्द, माइल्जिया हो सकता है, थकान बहुत ज्यादा आती है, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि कुछ वीक्स तक चल सकते हैं, 2 से 4 वीक।
तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो इनको हम आजकल एक नया टर्म दिया गया है पोस्ट कोविड सिंड्रोम जी। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है, आपको बहुत थकान लग रही है और खासकर सांस फूलने में तकलीफ है, तो आप जरूर अपने आसपास के कोविड अस्पताल में जाएं, वहां स्पेशलिस्ट से एक बार मिलें, वो आपका फिर से चेकअप करेंगे। उस चेकअप पे ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सांस में अभी भी कुछ कमी हो, कि आपके ऑक्सीजन कम है, और एक शायद एक्सरे की जरूरत पड़े कि ऐसा ना हो कि पोस्ट कोविड कुछ लोगों में लंग में सिकुड़न आ जाती है या फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है अगर आपको बहुत ज्यादा सांस में तकलीफ है या आपका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, तो आप पोस्ट कोविड के लिए किसी स्पेशलिस्ट से मिलिए। मेरे ख्याल से वही आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे कि और कुछ करा जा सकता है या कुछ करने की जरूरत है। अदरवाइज 2-4 महीने हफ्तों में ये यूजली इम्प्रूव हो जाता है। जी। और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से हम जी हमारे साथ कार्यक्रम में तपुष कुमार जी जुड़ चुके हैं। तपुष जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, मैं तापस कुमार हाजरा, सागरपुर न्यू दिल्ली से। जी जी सर, मेरा सवाल है, ये जो कोरोना वायरस का तांडव लीला चल रहा है, तो इनका वैक्सीन कब तक हमारा देश भारतवर्ष में चालू होगा, मतलब आएगा, अवेलेबल मिल जाएगा वैक्सीन? जी। और डॉक्टर घनश्याम, इस समय ये जिसे हम कह सकते हैं हर देशवासी जानना चाहता है कि हमारे देश में वैक्सीन की स्थिति क्या है, किस चरण में है और कब तक अवेलेबल हो जाएगी? सिद्धार्थ जी, वैक्सीन इस समय सबसे ज्यादा लोग जो बातें कर रहे हैं सिर्फ वैक्सीन की बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल ये उपयुक्त भी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन से हमने पोलियो और चिकन पॉक्स, बहुत सारे इन्फेक्शन बिल्कुल ही खत्म कर दिए हैं। तो सभी की नजर वैक्सीन पे है, और इतना एडवांस हमारा साइंस हो चुका है कि जो पिछली पोलियो और ये सब वैक्सीन बनने में सालों लग गए थे, बट हम इस समय देखो महीने हुए हैं, अभी बीमारी को अभी 8 से 9 महीने हुए हैं, और हमें चाहिए वैक्सीन 1 साल के अंदर। तो इतना भी जल्दी बनने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि हमें इस पे बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्चर्स को चेक करना पड़ता है कि वैक्सीन जो लगा दी गई है उससे कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, और वो साइड इफेक्ट महीनों तक हो सकते हैं। कुछ एक्यूट होते हैं कि लगाते ही उसको रिएक्शन हो जाए, कुछ लोगों को 1 से 2 या 4 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो जब तक वो वैक्सीन लगने के बाद उस व्यक्ति का पूरा प्रोफाइल नहीं देख लिया जाए, उस वैक्सीन को मार्केट में नहीं लाया जा सकता है। तो इस समय मैं कहूंगा 10 के करीब वैक्सीन बहुत ही 3rd स्टेज पे है और आखिरी स्टेज पे है, जबकि लगभग 100 वैक्सीन मार्केट पे बिल्कुल तेजी से चल रही है। और बहुत जल्दी जैसे ही कोई वैक्सीन अप्रूव होगी वो भारत में भी अवेलेबल होगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल तो नहीं, लगभग शायद जनवरी में ये वैक्सीन आ पाए और उसके बाद अवेलेबिलिटी हो। बट इतने सारी जनसंख्या, इंडिया की जनसंख्या आप करोड़ों में है, बाकी वर्ल्ड को भी वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, तो एक वो बड़ा ही मेजर टास्क होगा कि सबको कैसे प्रोवाइड करें। बट पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वैक्सीन अप्रूव होती है, और उसकी अवेलेबिलिटी एवरी गवर्नमेंट विल ट्राई देयर बेस्ट कि कैसे अवेलेबल कराया जाए। तो मेरे ख्याल से नए साल तक ये वैक्सीन आ जाएगी। बिल्कुल। और जैसा कि हमारा देश जो है वैक्सीन प्रोडक्शन में वर्ल्ड नंबर 1 है, और पूरे विश्व की निगाहें इस समय भारत के ऊपर हैं कि कब ये वैक्सीन डेवलप होती है, और भारत अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए इस वैक्सीन को उपलब्ध कराता है। और इस बीच हम रुक करेंगे बेंगलुरु का, जहां से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार श्रीकांत जी। ये पूछ रहे हैं, किसी ने कहा है कि कोरोना वायरस का कीटाणु जो है 2 से 5 दिन तक गले में रहता है और गार्गल करने से मर जाता है। ये बात कितनी सही है? और गांधी जी ने कहा था जियो और जीने दो। तो अगर हम मास्क लगाते हैं तो खुद भी जीते हैं, दूसरे को भी जीने देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, श्रीकांत जी ने अपने प्रश्न में एक संदेश भी दिया है कि जियो और जीने दो, खुद मास्क लगाओ और दूसरों को भी सुरक्षित रखो। और साथ में ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना का वायरस कुछ समय तक गले में रहता है, 2 से 5 दिन तक, और अगर हम किसी गर्म चीज का गर्म पानी पीते हैं या ऐसा कोई गर्म दूसरी चीजें पीते हैं तो क्या उससे वो क्लियर हो जाता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं? डॉक्टर साहब। हाँ सिद्धार्थ जी, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा हुआ है, बट मैं इसमें ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखा गया कि 70 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में कोरोना वायरस मर जाता है या
कैन बी बिल्कुल खत्म हो सकता है, तो उसको वो भी 70 डिग्री पर आधा घंटा रखना पड़ता है। जैसे हम कपड़े को बॉईल करते हैं या हम इसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो इतना गर्म पानी तो आप नहीं पी पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि गर्म इतना पानी ना पिए कि आपका थ्रोट जल जाए, बट आप अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो ऐसा होगा कि आपके गले को अच्छा एहसास होगा, और गर्म पानी पीने से आपको कफ कम होगा। अगर आप कफ कम करेंगे तो आप स्प्रेड कम करेंगे इन्फेक्शन को। तो ओवरऑल गले के सूदिंग इफेक्ट के लिए आप गर्म पानी, गुनगुना पानी तक ही पिए, बट इतना गर्म पानी न पिए कि आपका मुंह जल जाए और आप कोरोना वायरस को किल करने के चक्कर में बॉइलिंग वाटर ही ले लें। तो इसको अवॉइड करें जी। और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा गर्म पानी की जरूरत है। और डॉक्टर घनश्याम, इस समय सर्दी का जैसे मौसम बदल रहा है, बहुत सारे लोगों को सर्दी और जुकाम हो रहा है, तो ऐसे में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि किसी को साधारण सर्दी जुकाम है या उसको कोरोना का टेस्ट कराना ही पड़ेगा? सिद्धार्थ जी, ये बहुत ही मुश्किल है इस समय, क्योंकि कोरोना एपिडेमिक अभी चल रहा है जी। और इस समय नॉर्मल इन्फेक्शन, नॉर्मल सोर थ्रोट वर्सेस ये भी वायरल इन्फेक्शन है जो कि सोर थ्रोट की तरह ही प्रेजेंट करता है जी। कहना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को कोरोना होता है उनका फीवर बहुत हाई ग्रेड आ रहा है जी। उनको 100 से ऊपर का बुखार आता है, कंटिन्यूअस बुखार आ रहा है, और उसके साथ उनके आसपास के लोगों को भी बुखार की तरह प्रेजेंट करता है जी। तो टिपिकल जो 3 सिम्टम्स है कोरोना के, खांसी आना, यूजुअली सूखी खांसी आना, और दूसरा है कि बुखार तेज आना, तीसरा ब्रेथलेसनेस। तो ये 3 सिम्टम मोर ऑफ अ कोरोना के होते हैं। जबकि अगर किसी को नाक बह रही है, नाक बंद है, इस तरह का है, तो उसको कॉमन कोल्ड की तरह देखते हैं। बट ऐसा देखा गया है कुछ लोगों में नाक बहते हुए भी लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो अगर मुझे एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस है और मुझे कॉमन कोल्ड हुआ है, तो मैं नाक बहते हुए ही पॉजिटिव पाया जाऊंगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, अगर नाक बह रही है तो सस्पिशन कम है, बट रूल आउट नहीं कर सकते जी, रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से अनिल यादव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी अनिल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सिद्धार्थ सर, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार अनिल जी। सर, वैसे मेरे 2-3 सवाल है, पर आप जितने सुन लीजिए। पहला तो सवाल ये है कि जैसे हाथ धोने के लिए कहा जाता है कि 20 से 40 सेकंड तक धो जी। इसी प्रकार जैसे हम बाहर से आते हैं और अपने कपड़े उतार के सर्फ में धोते हैं जी, तो उसका भी क्या कोई टाइम लिमिट है कि कम से कम कितनी देर तक वो सर्फ में पड़े रहने चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जब भी हम बाहर से घर वापस आते हैं तो कपड़ों को किसी डिटर्जेंट में डाल देते हैं गर्म पानी में, तो कितने वक्त तक उसे हमें गर्म पानी में रखना चाहिए? जो मेडिकल इंस्ट्रक्शन है, लगभग 30 मिनट तक कपड़े को हमें गर्म पानी में रखना चाहिए, गुनगुने पानी में 70 डिग्री में, जो कि हम हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं जी। और हाथ धोने का बिल्कुल आपने ठीक कहा, 30 सेकंड के राउंड है, तो 20 से 40 सेकंड इज गुड एनफ फॉर वॉशिंग हैंड्स। और 30 मिनट तक डिटर्जेंट में रखे या गुनगुने पानी में रख दे तो वायरस मर सकता है जी। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर घनश्याम, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरी एक ही सबसे रिक्वेस्ट है कि अनलॉकडाउन हो रहा है, बट आपको पूरे प्रिकॉशन लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्फेक्शन अब माइल्ड हो गया है, अभी भी हमारे पास काफी मरीज आ रहे हैं जिनको कि आईसीयू की जरूरत है या ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आप पूरा अपना ख्याल रखें। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया कि हमें पूरे सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, जो कि हम पिछले 7 महीनों से लोगों को बता रहे हैं कि इसको ध्यान देना है, अब हमें ज्यादा ध्यान देना है और हमें धीरे धीरे अनलॉकडाउन भी करना है और अपनी जो पूरी व्यवस्था है उसको जारी रखनी है। बिल्कुल डॉक्टर घनश्याम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आप अपनी हिम्मत और हौसला यूं ही बनाए रखिए, साथ ही आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर घनश्याम पांगती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।